नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्पेशल मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास में स्वागत कर रहा हूं। हम लोग यहां पर इस क्लास को फिर से एक नई अप्रोच के साथ यहां पर एग्रेसिवली स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो परीक्षाएं आपकी हो चुकी है मेंस के, उनके सवालों का चयन, साथ साथ जिस प्रकार के सवाल ग्रुप डी के सेशंस में या ग्रुप डी के पैटर्न्स में पूछे जाते हैं उनका पैटर्न प्रीवियस ईयर को आधार मान करके मैं यहाँ पर प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप सभी भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, आप सभी भी अच्छे से लगे हुए हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो हम आगे इस प्रोसीजर को, इस एक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। सभी लोग जो नए जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लें, जैसे किसी भी कनेक्टिविटी के लिए कभी भी मैं आपको शामिल करूं तो आप एग्रेसिवली शामिल हो सके। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप हमसे जुड़ते हैं, आप हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आपका जो रिस्पॉन्स होता है, कमेंट्स होता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी एनर्जी है। मैं देर ना करते हुए सवाल पर आपको लेकर चलता हूँ। पहला सवाल आपके लिए, अब आप देख रहे हैं कि यह पूरी तरह से प्रीवियस ईयर आधारित सवालों का कम्बिनेशन है, सेशन है। सवाल नंबर 1 देखिए आपके सामने है। किसी परीक्षा में 320 लड़के हैं और 180 लड़कियां बैठी हैं। 60% लड़के तथा 80% लड़कियां पास होती है। पूछा गया कितने प्रतिशत फेल हो गए। बहुत ही आसानी से सवाल का उत्तर करा जा सकता है। हम लोग देखिए दो प्रकार से सवाल के सेशन को ले सकते हैं। बॉयज़ का और गर्ल्स का जो नंबर है वो आपको 320 और 180 दिया हुआ है। हमसे सवाल में देखिए क्या बोला है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे इसने कहा है कि 60% लड़के पास होते हैं, तो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। 60% का मतलब 3/5 होता है। और अगर हम ऐसे कह दें कि 60% मतलब 3/5, दरअसल सवाल में हमसे पूछा कितने प्रतिशत फेल हुए, तो डायरेक्टली हम फेल पर भी जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है अगर 5 बच्चे थे तो 3 पास थे तो 2 क्या थे, फेल थे। तो मैंने कहा कि आप इसमें फेल पता कर लो। फेल कैसे पता चलेगा, 320 गुणे आप 2/5 कर दो, 2/5 कर दीजिए, या आप पास निकाल करके टोटल से घटा देते तो भी फेल आ जाता। 5 से भाग करिए, 5 छंगे 30, 5 चौके 20, 64 दूना 128 होता है। दूसरी तरफ 180 है और यहाँ पर 80% लड़कियाँ पास होती हैं, तो 80% को हम 4/5 कहते हैं। कैसे बनता है आपको जानकारी दे दूँ। 4 मतलब 80/100 करिए, 80/100 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 होगा। मतलब अगर 5 टोटल है तो 4 यहाँ पर पास है तो 1 फेल है, तो मैं इसका 1/5 करूँगा। 180 का मैं 1/5 करूँगा, देखिए कितना आता है। 5 से इसको भाग किया, 5 तिया 15, 5 छंगे 30, मतलब 36 लड़कियाँ यहाँ पर फेल हुई हैं। टोटल फेल की संख्या अगर आप जोड़ लें तो देखिए कितना होता है, 128 और 36 मिल करके 8 6 14 होता है, 3 2 5 1 6 होता है, 164 फेल है। अब 164 फेल है कितने में, टोटल देखिए संख्या कितनी है, टोटल 500 की संख्या अगर आप जोड़ के देखिए तो 500 की संख्या है, 164 जिसमें फेल है। इस फेल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 164 किया गुणे 100 किया बटे आपने 500 किया, 2 जीरो देखिए खत्म हो जाएगा। 5 तिया 15 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है। 32.8% टोटल यहाँ पर छात्र उस परीक्षा में फेल हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने अवेलेबल है। बहुत ध्यान से, सीरियसली एक एक स्टेप को ईमानदारी से देखते समझते पढ़ते हुए आगे बढ़िए। अगले सवाल पर लेकर चलता हूँ। 31,250 पर 2 वर्ष 9 महीने का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। एक आपको प्रिंसिपल दिया है मूलधन जो कि 31,250 है, और आपको जो समय दिया है इसी को थोड़ा ध्यान से समझना है। समय हमारे पास 2 वर्ष 9 माह है, 2 वर्ष 9 माह है, मतलब 2 वर्ष तक तो चलो समझ में आता था, ये जो 9 महीना दे दिया यही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। 2 तो रख ही लीजिए, ये मतलब 2 वर्ष पूरा है। ये 9 महीना अगर हम वर्ष में लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा पता है, यह हो जाएगा 9/12। किसी भी माह को वर्ष में लिखने के लिए आपको 12 से भाग करना होता है। 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12, अर्थात हम इसको कह दें कि 3/4 हिस्सा है उस साल का, उस भाग का, मतलब तीसरे साल का। दरअसल 2 साल तो पहले साल दूसरे साल की बात हो गई, ये जो 3/4 पार्ट है ये तीसरे साल का भाग है। 3/4 क्या है पता है, 3rd ईयर का पार्ट है। और हमको ब्याज दर कितना दे रखा है, ब्याज दर दिया है 8%। मैं अगर इसको भिन्न में लिखूंगा तो 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार 100 होता है। अब इस सवाल को देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं उसको ध्यान से क्लियरली देखिए। ये प्रिंसिपल रख दीजिए, ए अमाउंट कर दीजिए। अब यहाँ पर प्रिंसिपल में देखिए हम प्रेजेंट करेंगे 2 साल तक, तो बिना किसी डाउट के हम आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब 25 में 2 जुड़कर 27 होगा, फिर से 25 से 2 जुड़कर 27 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो टर्म है उसको समझिए। तीसरे साल में हमें क्या करना होगा,
जो ये आपका 2/25 बनकर आया है, 2/25 बनकर आया है, हम इसको पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि साल का तो हमें यहाँ पर 3/4 हिस्सा ही लेना है ना, तो हम इसको 3/4 कर दें। 2 दूना 4 होता है, 25 दूना 50, ये मतलब 3/50 हो जाएगा। अर्थात इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 50 में 3 जुड़ करके 53 होगा। अब यहाँ पर ये पूरा आंकड़ा प्रिंसिपल को प्रेजेंट करेगा और ये पूरा आंकड़ा अमाउंट को प्रेजेंट करेगा, जबकि हमको क्या निकालना है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस पूरी एक्टिविटी को आपको प्रेजेंट करना होगा। जैसे आप ऐसे देख लीजिए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे हम क्या कर दें, अगर हम इसका फाइनल प्रोडक्ट कर दें, 25 का वर्ग करने से 625 होता है और इसको हम 50 से गुणा कर दें, 50 से गुणा करते शून्य हुआ, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 10 दो 12 की 2 हासिल 1, 5 छंगे 30, 31,250 उसी के एकदम एग्जैक्टली बराबर है। ये प्रिंसिपल है। अब इस तीनों का प्रोडक्ट कर ले तो यहाँ से अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा और इससे इसका डिफरेंस कर दे तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं वही जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट करने पर आ रहा है वही हमारा प्रिंसिपल है, तो सीधा सीधा जो ए प्रोडक्ट आएगा वही अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा, या इस प्रोडक्ट से और इस प्रोडक्ट का जो अंतर होगा वही आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब आपको देखो एक थोड़ा सा क्लियरिटी बनानी, बहुत आसानी से हम इसका उत्तर बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। कैसे, सुनिएगा। इसका प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, 31,250। जब इसका प्रोडक्ट करूंगा इसके अंत में क्या आएगा उससे हम निर्धारित कर सकते हैं। पूरा करना हो तो 27 का वर्ग कर दीजिए, 729 होगा। 729 को 53 से गुणा कर दीजिए, आएगा तो है आंसर, ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। बट इसके अंत में क्या आएगा, 7 सत्ते 49, 9 त्रिक 27, 7 हुआ। कितना हुआ, 7 हुआ। अंत में इसके 7 है, अंत में इसके 0 है, तो 7 से जब 0 घटेगा तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंत में 7 ही होगा। अब अंत में 7 होगा तो केवल एक ऑप्शन में अंत में 7 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। हम ऐसे कर सकते हैं। अगर वेरीफाई करना हो, देखिए मैं मोबाइल पर गया, ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि इतना कैलकुलेशंस करने की हमें नीड नहीं लग रही है, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। मैं देखिए आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम गए मोबाइल पर और हमने क्या किया भाई, 27 का तो मुझे आता था, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ 27 गुणे 27 गुणे 53 मैंने कर दिया। 27 गुणे 27, ये देखिए आ गया 38,637, 38,637 आ गया। इसका पूरा प्रोडक्ट देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 38,637, ठीक है, ये लिख दिया। मतलब इतना हमने निवेश किया, इतना मुझे प्राप्त हो रहा है। इससे मैंने क्या घटा दिया, देखिए इससे मैंने घटा दिया 31,250 और घट कर जब आ रहा है 7,387, 7,387 यही आ रहा है ना। अब आप कह रहे हो सर डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आया है इन तीनों का, ये डायरेक्ट इस प्रिंसिपल के बराबर है। अगर बराबर ना होता तुलना करते तब भी आंसर आता। फिलहाल आप राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, देख लीजिए आपके सामने है। अगले सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूं कि अब हम लोग अगले सवाल पर आ रहे हैं। तीसरा सवाल भी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। सवाल में क्या है, किसी धनराशि पर 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज का मान है 6,750। अब हमसे कह रहा है उसी धनराशि पर, मतलब उसी प्रिंसिपल पर, इसी ब्याज दर से वही ब्याज दर रहेगी, इसी समय से मतलब उसी ड्यूरेशन के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज का मान बताना है क्या होगा। देखिए हम सबको पता है साधारण ब्याज तो प्रतिवर्ष समान होता है। इसका मतलब अगर पहले साल का साधारण ब्याज 12% है तो दोनों साल तीसरे साल, मतलब दूसरे तीसरे हर साल 12 ही रहेगा, तो 3 साल में ब्याज दर आपकी 36% होगी। 36% का मान 6,750 दिया है। अगर हम चाहें तो यहाँ से प्रिंसिपल डायरेक्टली बता सकते हैं कि मूलधन अपना कितना होगा। डायरेक्ट देखिए हम ऐसे बता सकते हैं कितना होगा, काट सकते हैं। 4 9 बार 36 होता है, 4 25 बार 100 होता है, 9 से इसको डिवाइड करें 9 सत्ते 63 होता है, और 9 से 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, 4 67 होता है, 9 पचे 45, 750 होगा। और अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो 25 गुणे 750 होगा। करेक्ट है, हम मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं, ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं, देखिए ध्यान से। अपना जो, जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं, दर ऐसी हो कि हम डायरेक्ट कंपेयर कर ले। जैसे अपने को 36% का मान दिया है, डायरेक्टली उस परसेंट को बना ले जो सतत पर बनकर आए, तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत तुलना करके हम चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम मुश्किल होता है। हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिख रहे हैं, यहाँ अमाउंट लिख रहे हैं। 12% को हम 3/25 लिखते हैं ना, 4 तियां 12, 4 25 बार 100, 12/100 लिख दीजिए। मतलब हम कह रहे हैं कि 25 में 3 जुड़कर 28 हो रहा है, फिर 25 में 3 जुड़कर 28 हो रहा है, फिर 25 में 3 जुड़कर 28 हो रहा है। इस प्रकार से अगर हमने देखा तो 25 का अपने पास यहाँ पर क्यूब है, 25 का क्यूब है, मतलब आप एक तरह से 15,625 है। और दूसरी तरफ 28 का क्यूब जो होता है वो 21,952 होता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको समझ 21,952 होता है। ये हमारा प्रिंसिपल था, इससे हमारा अमाउंट हमको जनरेट होता दिख रहा है।
दोनों में डिफरेंस क्या है, 12 से 5 7 है, 4 से 2 2 है, देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर 9 से 6 3 है और 11 से 5 6327 यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। हम तुलना करें कैसे कि इसका मान देखिए ध्यान से, जो 15,625 है इसका मान प्रिंसिपल में इतना है। मतलब ऐसे आप जनरेट करें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारा 15,625 का मान यहाँ पर कितना है, 25 गुणे 750 है और अपने को निकालना क्या है, 6327, अर्थात हमें निकालना है अपना ब्याज कितना हो जाएगा। अब देखिए 25 से इसको डिवाइड कर, 25 छक्के 150 और 25 छक्के 150, 25 दूना 50 से काट दिया हमने, 25 खत्म ही हो गया। फिर हमने 25 25 बार किया, 25 तिया 75 30 हो गया, 5 बचे 25 किया, 5 जंगे 30 किया। इसको 6 से गुणा करके 5 से भाग कर दी, एग्जैक्टली तो कटेगा नहीं, लेकिन रुपए के निकटतम बोल रहा है तो दशमलव के स्थान को हम लोग थोड़ा सेट करके अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। जैसे हम 6 से गुणा करें तो 6 सते 42 होता है, 6 दूना 12 4 16 होता है कैरी, एक 6 त्रिक 18 एक 19 की 9 हासिल एक होता है, 6 चौके 24 एक 25 बटा हम लोग 5 कर दें। अब हम लोग इसको 5 से अगर भाग करते हैं, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जैसे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 सते 42, 6 दूना 12, 12 3 15, यहाँ थोड़ा सा एक सेकंड, 12 4 16, 6 त्रिक 18, 18 एक 19 की 9, 6 चाह के 36 होता है, ये थोड़ा मिस था, 6 चाह के 36 होता है और 36 एक 37 होता है। हमें भाग 5 से करना है, 5 सते 35, 2 9, 5 पचे 25, 4 5, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 दूना 10 होता है, 5 चौके 20, 75 92.4, 75 92। अब नियरर अगर देखा जाए तो 75 92 को हम लोग राइट सोल्यूशन मान लेंगे, क्योंकि उसने हमसे कहा था रुपए के निकटतम बताना है, एग्जैक्ट डेटा नहीं बन पा रहा था, तो कैलकुलेशन इस आधार पे ले जाकर के हमें आंसर दे देना है। ये हो गया तीसरा सवाल। चौथे सवाल पर बढ़िएगा। 5 वर्ष पहले पुनीत और अमृता की औसत आयु 15 वर्ष थी। पुनीत और अमृता की औसत आयु, औसत क्या होता है इसको दिमाग में रख लीजिएगा। औसत का मतलब होता है योग बटा संख्या, अर्थात कभी अगर आपको योग निकालना हो तो योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। मतलब 5 साल पहले पुनीत और अमृता की औसत आयु 15 साल थी, आज पुनीत और अमृता और रेणु की औसत आयु 20 साल है। मतलब वर्तमान में 12 वर्ष पश्चात रेणु की आयु क्या होगी बताना है, बहुत आराम से बता सकते। देखिए हम लोग अभी जी रहे हैं वर्तमान में, हमसे 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व था, यहाँ पर 2 ही पर्सन थे, कौन कौन, पुनीत थे और अमृता थी, करेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी हमें औसत उम्र 15 साल दी गई थी, तो औसत अगर 15 दिया था तो योग 15 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। तो पुनीत और अमृता की आयु का योग इस समय कितना था, 5 साल पहले 30 साल था। दोनों की उम्र जुड़कर 30 थी। अभी पता नहीं किसकी उम्र थी, मुझे जानकारी नहीं है। अब सवाल में जैसे हमसे कहा है कि आज मतलब वर्तमान में पुनीत हैं, अमृता हैं और रेणु हैं, ये 3 लोग हैं और इनकी अगर औसत उम्र 20 साल है तो इन सभी की औसत आयु 20 गुणे 3 कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब हम आपको बता दें कि 5 साल बाद मतलब वर्तमान में अगर पुनीत और अमृता आएंगे तो अपने में 5 5 जोड़कर आएंगे, मतलब 5 गुणे 2 जोड़कर आएंगे, 5 गुणे 2 मतलब 10 जोड़कर आएंगे। मतलब इन लोगों की उम्र 40 थी, अगर हम 40 घटा दें तो 20 साल रेणु की उम्र है, कब की, वर्तमान की। वर्तमान की रेणु की उम्र 20 साल है। अब हमसे सवाल में कहा 12 साल बाद रेणु की उम्र क्या होगी, तो 12 इसमें जोड़ दीजिए। 12 जोड़ते ही रेणु की वर्तमान उम्र कितनी, रेणु की उम्र कितनी हो जाएगी, 32 साल, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी 32 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। चौथा सवाल आपका डन और फाइनल होता है। अब अगले सवाल पर मेरे साथ बढ़िए। एक मानचित्र का स्केल, ये बहुत पूछा जाता है और खास करके मेंस एग्जाम में स्केलिंग का कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े जो नक्शे होते हैं बिल्डिंग के, भवन के और सड़कों के और बड़े बड़े जो मतलब काम होते हैं, उनको पन्ने पर इंजीनियर प्रेजेंट कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि वो स्केलिंग कर लेता है, जैसे कुछ किलोमीटर को कुछ सेंटीमीटर में बना देता है और उसी का पैरामीटर यूज करते हुए हर जगह पर उसी प्रकार से अरेंजमेंट करता है। यहाँ पर स्केल का जो कॉन्सेप्ट है, एक रेशियो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख के साथ है। 2 नगरों के बीच की वास्तविक दूरी 120 किलोमीटर है। मानचित्र पर इनके बीच की दूरी क्या होगी। मानचित्र पर इनके बीच की दूरी को अगर निकालना है तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट, जैसे एक को देखिए, एक और कितने का, ये 3 के बाद कितने जीरो हैं, 3 0 0 0, कितने जीरो हैं, 3 और 3 मिलकर 6 जीरो हैं टोटल, 3 और 3 मिलकर 6 जीरो हैं। अब 2 नगरों के बीच की वास्तविक दूरी अगर 120 किलोमीटर है तो इस 120 किलोमीटर को अगर हमें मैप पर दिखाना है तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या इसका सिस्टम सीन होगा, ये हमको स्पष्ट करना है। अब ये दूरी जो आपको दी गई है किस में है, किलोमीटर में है। ये दूरी किलोमीटर में है। हम सबको जानकारी है कि 1 किलोमीटर जो होता है
1000 मीटर होता है, और इसी प्रकार से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, अगर हम 1 किलोमीटर को ही सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो यह 1 के बाद 3 जीरो, 2 जीरो और इतने सेंटीमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर जो होता है वो 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब हमको क्या करना है, हमको इस वास्तविक दूरी को मानचित्र पर प्रेजेंट करना है कि अगर हमें मानचित्र पर दिखाना होगा तो हम कैसे दिखा पाएंगे। यहाँ पर क्लियरिटी इसी की देखनी है कि जो 3 लाख है, कितना है, 30 लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख को हमने 1 से दिखाया है। तो आपका यह जो मेजरमेंट है 120 किलोमीटर, इसको अगर हमें सेंटीमीटर में ले जाना, इसको हमें ओरिजिनल से कहाँ पर जाना है, हमें ले जा करके पहुँचाना है मानचित्र पर, तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब आपको बता दूं कि 120 किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में अगर लिखोगे आप तो 120 के आगे कितने जीरो आएंगे, 3, 2, 5 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 आया। इसका मान कितना हो जाएगा यही हमको बताना है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके सारे जीरो पहले देखिए, तुलना कर रहा हूँ, 3 जीरो, 3 जीरो, आराम से काटिए, 3 जीरो, 3 जीरो खत्म, 3 से इसको डिवाइड करें, 4 बार गया, 4 का इधर गुणा कर दे, 4 हो गया। 4 सेंटीमीटर से प्रेजेंट होगा, प्लाट होगा, और यह 5वें सवाल का राइट सोल्यूशन है। इस तरह के सवालों पर एकदम फोकस्ड हो जाए, क्योंकि पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन में आती हैं चीज़ें हमारे सामने और हमको स्पष्ट नहीं हो पाता है। बहुत क्लियरिटी बनाइए, समझिए चीज़ों को। अगले सवाल पर चलता हूँ। रुपये 9,000 की एक राशि को, 9,000 रुपया था, ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग और बी के भाग का अनुपात 5:2 है। ए और बी के भाग का अनुपात 5:2 है। बी के भाग तथा सी के भाग का अनुपात 7:13 है। बी का भाग बताना है। जब ऐसे सवाल आए तो पहली चीज उस पर्सन को ध्यान देना चाहिए जो दोनों रिलेशंस में प्रेजेंटेड हो। पहला अनुपात ए और बी का है, दूसरा बी और सी का है। हम समझ गए कि ए के साथ बी है तो बी के साथ सी है, तो बी को हमें बीच में करना है। हम तभी इसका बंटवारा कर सकते हैं जब यह रेशियो अलाइन हो जाए, एक साथ हो जाए। ए और बी का जो अनुपात है 5:2 है, बी और सी का जो अनुपात है कितना है, 7:13 है। हमें यहाँ पर तीनों का संबंध जनरेट करना है, तो इस बात को, इस मान को जो दोनों में है उसको बराबर करना होगा। 5 है 2 है 2 करें, 13 है 7 है 7 करें, इसको 5 7 35 करें, 7 दूना 14 करें, 13 दूना 26 करें। ये प्रत्येक के भाग आ गए। पहले का मान अगर 35 है, दूसरे का 14 है, तीसरे का 26 है। सवाल में कहा है कि इस टोटल वैल्यू 9,000 को लीजिए और इसका बंटवारा करिए। तो बंटवारे के लिए सबसे पहले तीनों को जोड़ दें। जोड़िए तो कितना होता है, 26, 14, 40, 30, 70, 5, 75 हो गया। 75 हो गया अनुपाती, और उधर 9,000 है। ठीक है, और इसके बाद हमें निकालना किसका हिस्सा है, इसने कहा है बी का भाग निकालना, जो अनुपातिक रूप से 14 है। देखिए 25 तियाँ 75 होता है, 25 तियाँ 75 होता है, 25 छक्के 150 होता है। 3 से इसको डिवाइड करें 120 होगा। 120 का 14 से गुणा करें, 14 दूना 28, 14 1 के 14, देखिए 14 दूना 28, 14 1 के 14, 14 2 कितना होता है, 16 होता है। तो 1680 रुपये यहाँ पर हिस्सा जाएगा किसका, बताएं, बी का, इस सेक्शन में, इस पार्ट में। और ये बढ़िया सवाल, इस तरह के सवाल आपके डिस्ट्रीब्यूशंस के बनते हैं। आप लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ऐसे सवालों को। अगले सवाल पर बढ़िए। अम्ल और पानी के एक 25 लीटर घोल में, अम्ल और पानी है, एसिड है, वाटर है, 25 लीटर का घोल है। अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। 4 भाग अम्ल है तो 1 भाग पानी है। इस घोल में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। अब इस घोल में अम्ल और पानी का क्या अनुपात होगा, आइए समझते हैं। एसिड है एंड वाटर है, रेशियो क्या था, 4:1 था। सवाल में कहा है अगर इसमें हम 3 लीटर पानी और बढ़ा दें, 3 लीटर पानी और बढ़ा दें तो इस घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। याद रखिए, इंक्रीज हो रहा है पानी, एसिड है बराबर। अब हमसे पूछ रहा है कि अनुपात कितना हो जाएगा, लेकिन इसके पहले क्लियरिटी जानिए। ये जो रेशियो में दिया था, इनका एग्जैक्ट भाग क्या था। इसके लिए हमको पता था कि इनका जो सम था वो 25 लीटर था। देखिए लिखा हुआ 25 लीटर। हम इसको बांट दें पहले, अनुपाती पदों को जोड़िए, कितना है, 5 है। 5 की तुलना 25 से कर दें, 1 बराबर 5 हुआ। मतलब पानी का भाग पहले 5 था और 4 का मान कितना हो जाएगा, बताइए, 20 हो जाएगा। अर्थात जो एसिड का भाग था वो 20 था। पहले क्या होता था कि 20 लीटर तो एसिड था, 5 लीटर पानी था। अब ये जो 3 जुड़ा है इसमें डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। 3 जोड़ने से 8 हो जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, ये तो 20 ही रह जाएगा। अब यहाँ से काट सकते हैं, 4 दूना 8 होता है, 4 पंचे 20 होता है। 5:2 का अनुपात होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। 5:1 कितना है, बताएं, 2 है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। सभी लोग कंफर्म कर लें, फाइनल कर लें, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पर चलिए। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल, ₹1.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले और दूसरा ₹50 प्रति किलोग्राम, ये बहुत बनता है ग्रुप डी के सवालों में,
के 3:2 के अनुपात में मिलाता है, वह मिश्रण को ₹62.40 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बता दें। सबसे पहले उसके पास दो प्रकार के चावल थे, एक था 75 की रेट से और एक था 50 की रेट से। अब देखिए उसने किया क्या, उसने हिस्सा बनाया, जैसे हिस्सा ऐसे बनाया कि इसका लिया 3 भाग इसका लिया 3 भाग का मतलब 75 तियां 225, और इसका लिया कितना भाग, जैसे हम चाहें तो हम रेशियो बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमने इसका कितनी मात्रा लिया, इसकी 3 मात्रा ली, इसने हमसे यही कहा, और इसकी हमने 2 मात्रा ली, इसकी 3 मात्रा ली, इसकी 2 मात्रा ली, और इसके बाद हमने क्या किया, टोटल मात्रा आपको समझ में आ गई होगी 5 kg, मतलब 3 kg इसका लिया, 2 kg इसका लिया। हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर लागत कितनी बनकर सामने आई 225 की, और इसकी लागत कितनी बनकर आई 100 की। इस हिसाब से अगर टोटल लागत की बात करो 325 है। ये 325 5 किलोग्राम की लागत है। अगर हम इसको 1 किलोग्राम की लागत बनाएं, 1 किलोग्राम की लागत बनाएं तो 5 से भाग करें, अर्थात 1 किलोग्राम की लागत हो जाएगी 5 छंगे 30, 5 पचे 25, 65 रुपये पर केजी। ये हो जाएगी 1 किलोग्राम की लागत। अब इस 1 किलोग्राम की लागत जो कि 65 रुपये पर केजी है, हम इसको 62.40 प्रति केजी के हिसाब से बेचने जा रहे हैं। 65 की लागत है और 62.40 आपको प्राप्त हो रहा है। अब आपको साफ साफ कन्फर्म है कि हानि हो रही है, बट कितने परसेंट की हो रही है आइए डिसाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए हम चाहे तो ऐसे बता दें 2.6 की हानि हो रही है, देख पा रहे हैं आप लोग, घटा दीजिए 62 अगर 5 होता तो 2.5, नहीं तो 2.6 की हानि हो रही है, गुणे 100 कर दें, बटे आप कर दो 65 कर दिया। अब यहाँ पर 0.1 स्थान पर एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो खत्म भी हो जाएगा। 13 दूना 26 होता है, 13 पचे 65 होता है, 5 दूना 10 होता है, 2 दूना 4, 4% की हानि है। 4% की सौदे में उसको हानि है। आप इसको चाहते, देखिए ध्यान से, ए है लास्ट वाला, इसको चाहते तो 5 से भी जा सकते थे, मतलब जैसे 5 kg का प्राइस 325 था तो इसको 5 kg बना लेते। ये तो 1 kg का प्राइस था ना विक्रय मूल्य, तो 1 kg बनाकर भी डिसाइड कर सकते थे। तो फिलहाल डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग समझें, 8वें सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर ले। बढ़िया सवाल था, मैंने कहा ना ग्रुप डी पर ऐसे पैटर्न सवाल बनते हैं। क्लियरिटी हो गई होगी अगर आप समझ रहे होंगे चीज़ों को तो। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 2 पर्सन है ए और बी, अगर मिलकर जुलकर काम करते हैं तो 12 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अगर मिलकर उस काम को करना चाहें तो कितना दिन लग जाएगा। ऐसे टाइम एंड वर्क के काम को, सवाल को कैसे करते हैं। ए बी के साथ अगर काम करता है तो समय कितना लगता है 12 दिन, समय की बात कर रहा हूँ। बी सी के साथ अगर काम करता है तो समय लग रहा है 15 दिन, और अगर सी ए के साथ मिलकर काम कर रहा है तो समय लगता है 20 दिन। इस प्रकार से जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से 15 से 20 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, मतलब वह क्या होगी 60। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया 60 क्यों लिया, जो 12 से भी कट रहा है, 15 से भी और 20 से। अब यहाँ पर देखिए एक टोटल वर्क है और यह है टाइम, मतलब 60 काम है और उन्हें प्रत्येक अलग अलग समय पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। जब ये दोनों काम करते हैं तो इनकी क्षमता एक दिन में 5 काम करने की होती है। जब ये दोनों काम करते हैं तो इनकी क्षमता एक दिन में 15 चौके 60, 4 काम करने की होती है। जब ये दोनों काम करते हैं तो प्रतिदिन ये लोग 3 काम कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हमने सभी की क्षमताओं को एक साथ, क्योंकि हमें एक साथ तीनों को करवाना है, तो तीनों को जब मर्ज करने गया तो अकेले नहीं मर्ज हो रहे थे। ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, मतलब डबल डबल हो रहे थे, अर्थात उन्होंने अपनी क्षमताओं को डबल डबल बताया था। ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब इस हिसाब से अगर इनको हम क्षमता को जोड़ें तो 5 4 9 3 कितना हुआ 12, 2 छंगे 12 होता है, 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करिए, 10 दिन में यह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। तो 10 दिन बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा अगर तीनों मिलकर करते हैं। पहली चीज देखो, इनकी जो कंबाइन एफिशिएंसी आ रही थी, डबल डबल एफिशिएंसी आ रही थी, वो 12 काम की आ रही थी प्रतिदिन में। बट इनकी नेचुरल एफिशिएंसी क्या होगी, 2 से इसको भाग करें, एक दिन में 6 काम करने की होगी। टारगेट है 60 काम का, 6 से भाग कर दो, 10 दिनों में काम पूरा डन होगा। ये सवाल आपका 9वां डन होता है। 10वें पर आइए। सोनू एक काम को 25 दिन में कर सकता है, कविता उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तब सोनू काम छोड़कर चला जाता है। कविता अकेले से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, इस सवाल पर हम काम करते हैं। आइए, सोनू से काम करवाइए, वो कह रहा है कि हमको दे दो 20 दिन, 25 दिन। कविता से काम करवाइए, वो कह रही है हमको 20 दिन दे दो। इस हिसाब से अगर टोटल वर्क हम लोग प्लान करें कि काम है कितना,
ऐसी संख्या जो 25 से कटे, 20 से कटे, वह संख्या आपकी 100 हो गई। 100 टोटल वर्क हो गया। सोनू की एक दिन में कार्य क्षमता 4 काम करने की है, जबकि कविता एक दिन में 5 काम कर लेती है। दरअसल जो जितना कम समय लगाएगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट है, अर्थात उसकी उतनी ही ज़्यादा काम करने की एक दिन में क्षमता है। करेक्ट है। अब इस हिसाब से सुनिए, दोनों अगर मिल गए सोनू प्लस कविता, तो एक दिन में कितना काम होता है? 5 4 9 ना। कंडीशन क्या है कि दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन तक काम करवाइए, गुणे 5 कर दीजिए। 45 काम तो हो गया, किस में से? 100 में से। 45 काम हो गया 100 में से। अब काम बचा कितना? 55। कितना काम बचा? 55 वर्क बचा। अब इस 55 वर्क को करवाना किससे है? कविता से। किससे करवाना है? कविता से। कविता एक दिन में कितना काम करती है? 5, क्योंकि सोनू तो चला जा रहा है काम छोड़ करके। सोनू अब काम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? केवल कविता। सवाल में 2 तरह की डिमांड कर सकता है कि कविता अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी। दूसरा सवाल कर सकता है कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पहली चीज तो कविता अकेले शेष काम को, शेष हमारा जो 55 है, अपनी क्षमता से ट्राई करेगी। उसकी क्षमता एक दिन में 5 काम करने की है, वह शेष काम को 11 दिन में पूर्ण करेगी। उत्तर चलिए 11 आया। लेकिन सवाल ये भी कर सकता था क्या कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल काम की समाप्ति अगर पता करना था तो 11 यहाँ लग रहा था, पहले से हम लोग 5 दिन लगा चुके थे, तो 11 5 16 दिन हो सकता है। सवाल का उत्तर 16 हो सकता था तब जब यह पूछा जाता कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। बट सवाल में हमसे क्या पूछा था कि शेष बचे काम को सोनू, क्योंकि कविता, सोनू तो चला गया, कविता अकेले कितने दिनों में कर लेगी। इस हिसाब से उत्तर 11 आ रहा है। ये 10वां सवाल डन होता है। 11वें पर आइए, ये भी बहुत बढ़िया देखिए, पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। एक नल ए है जो किसी टंकी के 2/3 भाग को, 2/3 हिस्से को 8 घंटे में भर सकती है, भरने का काम करती है, खाली रहती है। तो नल बी है, उसी टंकी के 3/4 हिस्से को 12 घंटे में भर सकती है। पूरी भरी हुई टंकी को नल सी क्या करती है? 8 घंटों में खाली कर सकती है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी? देखिए, एक नल ए है जो 2/3 टंकी को 8 घंटे में भर सकती है। मतलब अगर हम पूरी टंकी उसको दे दें तो 12 घंटे में वह भर देगी। ये 12 घंटे में भरने का काम करती है नल ए। दूसरी नल की बात करो, वह कितना लिखा है? 3/4 भाग को 12 घंटे में भर सकती है। मतलब पूरी टंकी अगर हम उसको दे दें तो वह 16 घंटे में खाली टंकी को भर सकती है। जबकि सी की बात करिए, सी 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है। 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है। अब इस हिसाब से अगर इनकी तीनों की, यहाँ पर तीनों के हिसाब से टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी, वर्क क्यों? टोटल कैपेसिटी अर्थात पानी की मात्रा पूरी को हम डिसाइड करना चाहें तो एक ऐसी संख्या सोचिए जो 12 से कटे, 16 से कटे और 8 से कटे। 12, 16 तथा 8 से कटने वाली संख्या होगी 48। मैंने मान लिया कि टंकी की क्षमता, मात्रा पानी की रिक्वायरमेंट्स 48 लीटर की है। पहली नल कहती है कि हम 12 घंटे में भर देंगे, मतलब प्रति घंटे 4 लीटर पानी डालती थी। दूसरी नल कहती हम 16 घंटे में भर देंगे तो प्रति घंटे 3 लीटर पानी डालती थी। तीसरी नल कहती है कि हमको लगा दो कि हम भरी रहेगी तो हम इसको 8 घंटे में खाली कर देंगे, अर्थात प्रति घंटे वो 6 लीटर पानी निकालती है। ये दोनों जुड़ेंगे, एक घटेंगे, अर्थात टंकी की अगर डिमांड 48 लीटर की है तो 4 लीटर आया, 3 लीटर आया, बट 6 लीटर निकल गया। अर्थात तीनों जब मिल गए तो हर घंटे केवल और केवल 1 लीटर पानी ठहरा। हर घंटे 1 लीटर पानी ठहरा। आपको डिमांड कितनी है? 48 की। 48 को अगर मैं उसी 1 से भाग कर दूं तो पूरी टंकी को इस कंडीशन में भरने में 48 घंटे का वक्त लगेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 11वां सवाल आपका डन होता है। नोट कर लीजिए सभी लोग, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं। एक कार है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 27 सेकंड्स में वह कितनी दूरी तय करेगी? भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब हमको क्या करना है? देखिए, स्पीड उसकी दे रखी है, लेकिन स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में और वहां पर जो समय दिया है वो 27 सेकेंड दिया है। आंसर आ रहा है मीटर में। सब कुछ डिफरेंट कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक काम कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकेंड में लिखिए। कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो आपको 5/18 से उसको गुणा करना है। यह 72 था, हाँ 72 था। इस 72 को मुझे मीटर पर सेकेंड में लाना है तो मैं लिखूंगा 72 × 5/18। 18 चौके 72 होता है, 4 पंचे 20।
ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड हो गई। दूरी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे डिसाइड करते हैं। स्पीड हो गई 20 और लगता है 27 सेकेंड, 27 सेकेंड, ठीक है 27 सेकेंड। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में जनरेट हो रहा है। अब 20 को 27 से केवल मल्टीप्लाई करें, 27 दूना 54 होता है, 540 मीटर हो गया। 540 मीटर की दूरी तय होगी। केवल कन्वर्जन अगर आपका सही था और फार्मूला कन्फर्म है तो ये सवाल ओरल हल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आ रही बातें समझ में? कन्फर्म करते चलिए सभी लोग। अब आगे बढ़ता हूँ। रोहित अपनी यात्रा का 9 AM मतलब एक यात्रा कार द्वारा, कार से चल करके 9 बजे प्रारंभ करता है और स्थान P पर उसी दिन 1 PM पर पहुंच जाता है। एक जगह से रोहित ने स्टार्ट किया चलना, एक स्थान P है जहां पर वह 1 PM पर पहुंचता है। 9 AM से उसने स्टार्ट किया था जर्नी को, करेक्ट है। 9 बजे से चलना शुरू किया, स्थान P पर वह 1 बजे पहुंचता है। यदि वह कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, कार की स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया है यदि उसी स्थान पर दिन में 12 बजे पहुंचना हो तो उसे चाल को कितना और बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले दूरी बना लीजिए सबसे पहले दूरी बना ले। देखिए अभी तक वह 9 बजे से चल करके 1 बजे पहुंचता था, तो मतलब 4 घंटे का समय लगता था। अब इस हिसाब से अगर इस स्थान से जहां से रोहित ने शुरू किया था और पी स्थान तक पहुंचने की जो डिस्टेंस थी, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितनी है? 60 और समय कितना है? 4, मतलब 240 किलोमीटर की दूरी थी। अब इस 240 किलोमीटर की दूरी को जो वह 4 घंटे में करता था तय, अब वह क्योंकि 12 ही बजे पहुंचना चाह रहा है, मतलब 3 ही घंटे में तय करना है। इस हिसाब से दूरी हो गई बराबर। अगर दूरी तो बराबर है बट समय अलग अलग हो गए, तो उस हिसाब से उसको चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा यही हमको डिसाइड करना होगा। जब डिस्टेंस सेम हो, मैं आपको बताऊं, अगर दूरी क्या हो? समान हो, तो दूरी का नियम क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो मैं लिख सकता हूं S1 T1 बराबर S2 T2। चालों की तुलना समयों के साथ करनी है। पहली चाल कितनी है? 60। समय कितना लगता था? बोले समय लगता था 4 घंटा। दूसरी चाल हमको नहीं पता है, समय हमारे पास केवल 3 घंटे का है। 3 से इसको डिवाइड करें, 20 चौके 80, मतलब उसको चाल कितनी रखनी पड़ेगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहले चाल थी 60, 60 में 20 जुड़ेगा, मतलब बढ़ाना होगा कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तब जाकर के वह डिसाइडेड टाइम पर उस यात्रा को पूर्ण कर लेगा। मतलब जो 1 बजे पहुंचता था वो 12 ही बजे पहुंच पाएगा। यही इस सवाल का सही है। मुझे लगता है क्लियरिटी हो रही होगी, आप लोगों को समझ में बातें आ रही होंगी। अगला सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति A से B तक की 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और B से चलकर A पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी, मतलब एक डिस्टेंस थी जो 60 किलोमीटर की थी। अब इस दूरी को आने और जाने में वह कवर करता है। 60 किलोमीटर थी, आने और जाने में कवर करता है। कैसे कवर करता? सुनिएगा। उसने सबसे पहले 60 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर तय किया। किस गति से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। लौटने लगा तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हो गई। अब आपसे पूछा गया उसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड। एक बात समझो, इस 60 को देकर केवल कंफ्यूज गुमराह किया गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाना और आना सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस है। ऐसे में जब दूरी समान होती है और अलग अलग चालों से चलकर यात्रा को तय किया जाता है, ये कंडीशन बहुत बार आती है। जैसे हम घर से स्कूल जाएं, स्कूल से घर आएं, घर से ऑफिस जाएं, ऑफिस से घर आएं, सेम जर्नी हम एक स्पीड से जाने में और दूसरी स्पीड से आने में तय करें, तो ऐसे में जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है ट्वाइस AB डिवाइड बाई A+B। करेक्ट है। तो दो पहली चाल कितनी है? 20 गुणे आप 30 कर दो, दूसरी 20 + 30 कर दो, तो कितना हो गया? ऊपर हो गया 2 गुणे 20 गुणे 30 बटा कितना हो गया? 50। ये शून्य खत्म हो गया, 5 चौके 20 होता है, 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी इस पूरी यात्रा की। और एवरेज स्पीड हमेशा छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा होता है ना, तो 30 से बड़ा नहीं हो सकता था, 20 से छोटा। हालांकि सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, ऑप्शन से बहुत एलिमिनेशन संभव नहीं है। हम इसको भी ऐसे टाइम एंड वर्क के मेथड से कर सकते हैं, मतलब एक डिस्टेंस मान करके, क्योंकि कभी कभी 2 से ज़्यादा दूरियां भी तय करनी होती हैं, समान ही रहती हैं, तो उस कंडीशंस में हम सवाल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल होगा,
कुछ संख्याएं हैं जो भिन्न है, 4/9 है, 5/6 है, 7/12 है, 11/24 है, 8/11 है। सवाल में कहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बता दो। तो सबसे मेन काम तो हो गया कि इसके सब मतलब इसका जो मुख्य काम हो गया कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। अगर उनको निर्धारित कर दिया तो जोड़ना उड़ना तो चलो लास्ट अंतिम टास्क है, उसको सब कर लेंगे। आइए इसको समझिए। जब कभी भिन्न के हर समान हो, है नहीं, तो अंश जिसका बड़ा है वह भिन्न बड़ा, जिसका छोटा है वह छोटा है। अगर अंश समान हो, जो भी नहीं समान है, तो जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ा, जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटा। अब इसमें अगर बड़ा छोटा ही बनाना है तो इसका एक तरीका मैं और बताता हूं आपको। आप प्रत्येक का अंतर देखो। जैसे हम थोड़ा लिख लेते हैं अपने हिसाब से। 4 कितना है, 9 है। 5 कितना है, 6 है। 7 कितना है, 12 है। 11 कितना है, 24 है। और 8 कितना है, 11 है। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप सबका अंतर कर लीजिए। 5, 1, 5, ये कितना है, 11, 13 ना, 13 और 3। और इन सभी का हम एलसीएम ले लें, क्योंकि एलसीएम बाकियों को लेना टफ है इनकी तुलना में। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लिया तो किसका किसका है, 5 5 की तो कोई टेंशन है नहीं, 3 भी है। 5 15 गुणे 13 करना होगा, 15 गुणे 13। इससे बड़ा छोटा बनेगा, बाकी जोड़ घटाना आसान आ जाएगा। अब आप सुनो, 5 से इसको डिवाइड करो, 3 बार गया ना, 13 तिया 39, 39 गुणे 4 हुआ। अभी कन्फर्म हो जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको देखिए, 1 से डिवाइड करने कोई मतलब नहीं है। ये हो गया 15 पचे 75 गुणे 13, 75 गुणे 13, 1 से करने कोई अर्थ नहीं। 5 तिया 15, ये भी 39 गुणे 7 है, 39 गुणे 7 है। 13 कटा, 15 गुणे 11 है, 15 गुणे 11 है। और 3 से इसको 5 किया, 13 गुणे 5 था ना, 3 से भाग किया 5 बार, 13 पचे 65 गुणे 8 है। अब सोच लीजिए खुद ही कौन सबसे बड़ा दिख रहा है। सामने समझ में आ जाएगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। जैसे अगर आप इसकी बात करो तो मुझे जो सबसे बड़ा दिख रहा है ये 75 गुणे 13 दिख रहा है। कैसे, बाकी सब में नंबर देख लीजिए, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है। सबसे बड़ा साफ साफ समझ में आ रहा है कि 75 गुणे 13 है। अब सबसे छोटे की बात करिए तो यह 39 गुणे 4 है, यह 39 गुणे 7 है। बाकी अगर देखिए तो जैसे सारे नंबर, जैसे अगर आप किसी और को भी ट्राई करिए, जैसे 15 गुणे 11, इसको भी देख सकते हैं। 11 पचे 55, 11 पचे 55, ये तो बहुत बड़ा है। 11 1 के 11, 11 8 कितना होता है, 19 होता है। हाँ, इसकी बात करें तो मतलब हमें सबसे बड़ा तो दिख गया था, कौन था, 75 गुणे 13। सबसे छोटे को हम प्लान कर रहे थे तो यह 39 गुणे 4 था, 39 गुणे 7 था, वो तो ज़्यादा था, उसको छोड़ दीजिए। इन दोनों में छोटा ये था, बट उन सब से भी छोटा ये है, क्योंकि 4 त्रिक 4, अब इसको देख लीजिए कितना हो रहा है। 4 9 36, 4 तिया 12, 12 3 15, ये है 156। मतलब सबसे छोटा देखा जाए तो 4/9 है। सबसे बड़ा कौन था, ये है 5/6, और सबसे छोटा 4/9 है। तो 4/9 और 5/6 को आप जोड़ दीजिए, करेक्ट है। अब जोड़िए, देखिए कितना आता है। जोड़ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर जा सकते हैं। 6 चौके 24, 9 पचे 45, जोड़िए तो कितना हुआ, 5 4 9 4 2 6 बटा 9 छंगे 54, करेक्ट है। अब देखिए जैसे कुछ कट सके तो काट दीजिए, क्योंकि 3 से दोनों कट रहे हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 23 हो गया। और 3 18 बार 54, तो 18/23 हो गया, लेकिन 23/18 हो गया, बट ऐसे कहीं पर है नहीं। तो अब 18 के 18, 5 23, 5/18 कर सकते। एक सही 5/18 देखिए सी ऑप्शन में है, इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। तो ये 15 सवाल आपका डन होता है आज के सेशन का। बहुत ध्यान से सभी सवालों को रियलाइज कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, एकदम बिना संकोच के, कोई टेंशन मत लीजिएगा, आराम से बता दीजिएगा। देख लीजिए अगर कोई समस्या हो, कोई और भी आपको अपडेट्स करने हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो लिखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप में जुड़े रहिएगा एक्टिविटीज़ के लिए। और भी कोई अपडेट्स है तो आप जरूर बताइएगा। आज का सेशन यहीं पे क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार।